एक इंसान अपनी पत्नी का जो अधजला शरीर था, उसके जो बॉडी का जॉइंट होता है, वहाँ पर पहले चाकू से कट लगाता है और उसके बाद सीने में उसके पैर रखकर उस हिस्से को शरीर से अलग कर देता है, यानी खींचकर तोड़ देता है। और ऐसे वो शरीर के हर हिस्से में कर रहा था। पहले वो पैर को तोड़ता है, फिर हाथों को तोड़ता है, और जैसे जैसे वो टुकड़े करता जा रहा था, उन सारे टुकड़ों को एक पॉलीथीन में भर कर और फ्रिज में भी रखता जा रहा था। फ्रिज में इसलिए कि इसकी स्मेल ना आए। वो अपने काम में व्यस्त था पूरी तरीके से। वहीं घर में उसकी 4 साल की मासूम बच्ची सोई हुई थी। पता नहीं कैसे उस बच्चे की नींद खुल जाती है और जो आकर दरवाजे के कोने से वो झांक कर देखने की कोशिश करती है कि मम्मी पापा सो रहे हैं कि जग रहे हैं। और जब वो वहां से झांकती है तो वो देखकर सन्न रह जाती है। हालांकि 4 साल की मासूम बच्ची थी। उसकी माँ का शरीर जल चुका था, आधे से ज्यादा हिस्सा। वो ना रो पा रही थी और ना ही कुछ कह पा रही थी, बस चुपचाप खड़े होकर देख रही थी। और इसी बीच उसके पापा की नज़र उस पे जाती है और वो अपनी बेटी को प्यार से पुचकारता है, उसको खिलाता पिलाता है और उसको वापस सुला देता है। लेकिन ये हत्याकांड, ये घिनौना अपराध क्यों हुआ, इसके पीछे की वजह क्या थी, ये सब आगे के वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं बात है 30 अक्टूबर 2016 की। एक आदमी किसी काम से जंगल की तरफ गया था। वहां पर उसको एक पड़ा हुआ पॉलीथीन मिलता है और उसको ऐसा लगता है कि जैसे इसमें कुछ भरा हुआ है, और वो पॉलीथीन को उठाकर खोल कर देखने की कोशिश करता है तो उसको उसकी चीख निकल जाती है। दरअसल उस पॉलीथीन में एक अजली महिला का पैर था, दाहिना पैर। वो देख के सन्न रह जाता है और इसकी सूचना वो नजदीकी पुलिस स्टेशन को तुरंत ही कॉल करता है। और वहाँ के जो एसएचओ होते हैं, राम सिंह जी, उनसे कहता है, शायद उसको उनका नाम पता था, तो कहता है कि आप राम सिंह जी बात कर रहे हैं एसएचओ? तो बोलते हैं हाँ। और वो कहता है कि साहब, यहाँ एक पॉलीथीन में, एक बैग में महिला की लाश है। वो सोचते क्या क्या बोल रहे हो तुम? बोलता है हाँ साहब, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि वो आदमी इतना घबराया हुआ था कि वो कहने की कोशिश कुछ और कर रहा था, लेकिन उसकी जुबान से निकल कुछ और रहा था। और वो भी क्यों ना, ऐसे अचानक अपने सामने ऐसा नजारा देखकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। तुरंत ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और उस पॉलीथीन को खोलकर देखा जाता है तो उसमें एक महिला का सीधा पैर था, जो कि आधा जला हुआ था और पैर में बिछिया डली हुई थी। अब उस पैर को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सका था कि ये महिला शादीशुदा थी। उसके बाद 1 से 2 दिन में उस एरिया के चारों तरफ एक के बाद एक महिला के टुकड़े मिलने शुरू हो जाते हैं। पुलिस को सूचना मिलती है और ऐसा करके पूरे 7 टुकड़े मिलते हैं। पुलिस बहुत परेशान हो जाती है और पुलिस के साथ साथ लोगों में हड़कंप मच जाता है कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है, और पुलिस हत्यारों को अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पा रही। पुलिस पर बहुत प्रेशर था। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि पुलिस के पास या नजदीकी किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं थी, और इसी वजह से पुलिस के हाथ भी खाली थे। समझ में नहीं आ रहा था पुलिस को कि आखिर कातिल तक कैसे पहुंचा जाए। जितने भी गुप्त मुखाबिर होते हैं उनको भी पुलिस काम पे लगा देती है। साथ ही आसपास के जो भी पुलिस स्टेशन होते हैं उनको सभी को ये इंफॉर्मेशन दी जाती है और उन सभी को ये कहा जाता है कि आप इस केस में जो भी मदद कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती, और तभी पुलिस के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना डोर टू डोर करके पूछताछ शुरू की जाए। और ऐसा सोचने के बाद आसपास के जो संदिग्ध एरिया थे, जहां पुलिस को लग सकता था कि यहाँ का ये केस हो सकता है, उनको चिन्हित किया जाता है और डोर टू डोर पूछने की शुरुआत की जाती है। पुलिस वाले डोर टू डोर जाते हैं, जो भी पुरुष मिलता उनसे पूछा जाता कि आपकी वाइफ कहाँ है। जो महिला मिलती
उनसे पूछा जाता है कि आपकी सखी सहेलियां या आपके आसपास कोई महिला ऐसी तो नहीं है जो 2-4 दिन से दिख नहीं रही हो। कोई बच्चे मिलते, उनसे पूछा जाता कि बेटा आपकी मम्मी कहाँ है, आपकी दादी कहाँ है, जो भी उनके रिलेटिव है सबके बारे में पूछा जाता। और ऐसे पूछते पूछते पुलिस जा पहुंचती है इस योगेश नाम के व्यक्ति के घर पर। दरवाजा अंदर से बंद था, खटखटाया जाता है। योगेश निकलकर बाहर आता है, कहता है क्या हो गया साहब? तो पुलिस कहती है कि हुआ कुछ भी नहीं है, बस एक महिला लापता है और हम उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे घर की महिला कहाँ है, यानी कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? वो कहता है साहब मेरी पत्नी झाड़ू पोछे का काम करती है और वो अभी घरों में काम करने गई है, शाम तक वापस आ जाएगी। पुलिस कहती है ठीक है, और ऐसा करके पुलिस वहां से चली जाती है। लेकिन पता नहीं पुलिस के दिमाग में क्या अटक जाता है और क्यों उनके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है कि पुलिस दोपहर के 3 बजे के आसपास वापस योगेश के घर पहुंचती है। अब जब योगेश के घर पहुंचती है तो देखती है कि योगेश के घर पर तो बाहर से ताला लगा हुआ है, और ये देखकर पुलिस को शक हो जाता है कि हो ना हो इस घटना के पीछे, इस हत्याकांड के पीछे इस जो योगेश नाम का व्यक्ति है वो जरूर कुछ न कुछ जानता है। और ऐसा करके आसपास के सारे लोगों से पूछताछ की जाती है कि ये योगेश कहाँ है। सभी लोग कहते हैं कि साहब दिन में पुलिस आई थी, कुछ महिला के बारे में पूछताछ कर रही थी, और जैसे ही पुलिस जाती है वो अपनी 4 साल की बच्ची को लेकर घर से निकल गया था, घर में ताला लगा के, और साथ में उसकी बीवी नहीं थी। और इसके बाद, इस बयान को सुनने के बाद पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है कि हो न हो यही कातिल है और इसकी ही बीवी की मौत हुई है। अब पुलिस को ये लगता है कि अब इसको पकड़ा कैसे जाए, तो सबसे पहले उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगाया जाता है, और 4 नवंबर 2016 को योगेश का लोकेशन ट्रैक हो जाता है, जो कि शहर के कुछ ही दूरी पर था। और पुलिस को जैसे ही इस खबर मिलती है, वो वहाँ का जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है उसको सूचना देती है कि इस नाम का व्यक्ति वहाँ पर है और उसको अरेस्ट करना है, सारी जानकारी देती है। वो योगेश जो था वो अपनी भांजी के ससुराल गया हुआ था अपने 4 साल की बच्चे को लेकर। अब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दरवाजा खटखटाती है तो घर से एक बुजुर्ग महिला बाहर आती है जो कि उसकी भांजी की सास थी। वो कहती है कि साहब क्या हो गया, क्या बात है? पुलिस कहती है कि आपके घर में अभी थोड़ी देर पहले ही एक व्यक्ति आया है जिसका नाम योगेश है, मुझे उसे अरेस्ट करना है, जो कि अपनी 4 साल की बच्ची के साथ है। महिला कहती है ठीक है साहब, वो अंदर ही है। पुलिस जाती है और उसको अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वहीं पे 4-6 झापड़ उसको मारती भी है और कहती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? और वो उसको यकीन हो जाता है योगेश को कि अब मेरा बचना नामुमकिन है, और वो कहता है कि साहब मैंने तो अपनी बीवी को मार डाला। और पुलिस उसको घसीटते हुए थाने तक ले जाती है, और जब थाने में ये पूछा जाता है कि तुमने आखिर अपनी बीवी को क्यों मारा, तो वो भी इतने गंदे तरीके से उसके शरीर के टुकड़े क्यों किए, उसकी बॉडी को क्यों जलाया, तो वो जो बयान देता है वो सच में बहुत ही आश्चर्यजनक था, क्योंकि ना तो कोई गुनाह उसकी बीवी ने किया था और ना ही कोई और कारण था। योगेश कहता है कि साहब मेरी बीवी दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, मैं गरीब आदमी था और कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत मेरी बीवी थी। उस समय उसकी उम्र महज 25 से 26 साल के आसपास थी। एक बेटी की माँ होने के बावजूद उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता था कि ये एक बच्चे की माँ है। वो घरों पे काम करने जाती थी, और इस वजह से मुझे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं किसी के पैसों के लालच में आकर, कहीं किसी की चकाचौंध में आकर इसका किसी से अफेयर नहीं चल रहा हो। मुझे हमेशा ये लगता था कि इसका किसी और से संबंध चल रहा है, और इसी वजह से मैं हमेशा उसको हर बात पे टोकता था। अगर वो काम से आने में 10-5 मिनट भी लेट हो जाती तो मैं उससे काफ़ी सारे सवाल करता था, और इस बात से मेरी पत्नी जिसका नाम आरती था वो बहुत चिढ़ जाती थी, बहुत गुस्सा करती थी और मुझसे झगड़ा करने लग जाती थी। और ऐसे
दिन गुजर रहे थे और धीरे धीरे हमारे बीच झगड़े भी बढ़ते ही जा रहे थे। 30 अक्टूबर 2016 की बात है। दिवाली के से हमारी छोटी मोटी झगड़ा शुरू हुआ था, लेकिन वो झगड़ा कब विकराल रूप बन गया पता ही नहीं चला और हमारा झगड़ा चल ही रहा था। मैं इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि मैं पेट्रोल डालकर अपनी बीवी के ऊपर मैंने जिंदा ही उसके ऊपर आग लगा दी। वो तड़पती रही, चीखती रही, क्योंकि दिवाली का दिन था, आसपास काफी रोशनी थी, पटाखे जल रहे थे और इस वजह से किसी को आवाज भी नहीं गई, क्योंकि किसी ने अगर देखा भी होगा तो सबको यही लगा होगा कि शायद पटाखों की रोशनी है या लाइटों की रोशनी है। और इस तरह से वो चीखती चिल्लाती रही और मैं बैठकर चुपचाप वहीं उसको तड़पता देखता रहा, उसके मरने का इंतजार करता रहा और थोड़ी ही देर के बाद वो जलकर मर गई। और जब वो मर कर नीचे गिर गई तो मैंने उसकी आग को ठंडा किया और उसके बाद मैंने उसके शरीर के टुकड़े करने शुरू कर दिए। और मेरा यही प्लान था कि उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में पैक करके अलग अलग हिस्सों में डाल देना, ताकि कभी भी पुलिस को इस बात की जानकारी न मिले। लेकिन शायद योगेश को यह अंदाजा नहीं था कि क्राइम कितना भी शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, वो कहीं न कहीं कोई सबूत जरूर छोड़ता है और ऐसा सबूत जिसकी वजह से कानून का हाथ उस कातिल के गर्दन तक जरूर पहुंच जाता है। और यही हुआ योगेश के केस में। उसने बहुत ही शातिराना तरीके से हत्या की थी, लाश को फेंका था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया। और वो 4 साल की मासूम बच्ची से जब पूछा गया तो उसने बहुत ही मासूमियत से सारी बातें बताई कि मैं वहां खड़ी थी और पापा मेरी मम्मी के टुकड़े कर करके फ्रिज में रख रहे थे। तो सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस शक की वजह से योगेश ने अपनी पत्नी की इतनी निर्मम हत्या की, उस पत्नी का किसी के साथ भी कोई भी अफेयर नहीं था। वो बहुत ही अच्छी औरत थी, अपने काम से काम रखती थी, क्योंकि पुलिस ने सारी जांचें की थी इसके बाद। और ये बात उसके पति योगेश को भी बताई गई कि तुम्हारा पत्नी का किसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं था। और इस बात से योगेश बहुत पछता भी रहा था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि अब पछताने से क्या ही होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो बस यही कहानी थी कि अब योगेश ने तो अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी थी, साथ ही अपनी बेटी को बिन मां की बना दिया था, जिसकी उम्र महज 4 साल की थी, वो भी महज एक शक की वजह से। वो तो सलाखों के पीछे है, लेकिन अब उस पत्नी बच्ची की परवरिश का क्या? एक हंसता खेलता परिवार एक शक की बुनियाद पर बर्बाद हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, आप कोई भी चीज करें, कोई भी काम करें, उसको कभी भी गुस्से में ना करें। जितना ज्यादा आप उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसका पता लगा सकते हैं, उसके अलावा आप ऐसी हरकत कभी ना करें। गुस्से में किया गया कोई भी काम ज्यादातर नुकसानदायक ही होता है। दोस्तों, आज के समय में जितनी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे रिश्ते हो रहे हैं कि किसी पे भी यकीन कर पाना संभव नहीं है। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, सुरक्षित करना है। जितना ज्यादा हो सके सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।